चलिए शुरू करा जाए। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है केपलर्स लॉ। ठीक, ये भी इस चैप्टर का जिस तरह से सेटेलाइट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट केपलर्स लॉ। इसके बहुत सारे बेसिक्स के बारे में कल पढ़ा दिया था और कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे कल ही मैंने। ठीक है, तो आज प्योरली सिर्फ क्या देखना है, केपलर्स लॉ को देखना है। ठीक है, तो केपलर्स ने 3 लॉ दिया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं केपलर्स के उन तीनों लॉज को। ठीक है, देखिए पहला लॉ देखिएगा केपलर्स का, ये फर्स्ट लॉ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन लोकेटेड एट वन फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लैनेट है और वो सन के अबाउट घूम रहा है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, बल्कि किस में घूमेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। और एलिप्स के पास क्या होता है, 2 फोकस होते हैं। उन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे क्या होगा, सन होगा। और इस चीज को मैंने कल पढ़ाया था बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में। और ये मान लेते हैं एलिप्स है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, 2 फोकस होता है, एक ये होता है और एक ये, 2 फोकस होते हैं। इस वाले पाथ पे कौन घूमेगा, प्लैनेट घूमेगा। कौन घूमेगा, प्लैनेट घूमेगा। तो प्लैनेट इस वाले पाथ पे घूमेगा और यहां पर किसी एक फोकस पे, इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे कौन होगा, कौन होगा, सन होगा। और इसके चारों तरफ कौन घूमेगा, प्लैनेट घूमेगा। तो मतलब केपलर्स जो है ना, एक तरह की कसम है जो आपको खानी है कि प्लैनेट सिर्फ किस में घूमता है, सन के अबाउट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर है ना। तो ये हो गया केपलर्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब बात करेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ की। इसकी बात करेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ। इसके बारे में आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, केपलर्स सेकेंड लॉ अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ देखोगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। केपलर्स सेकेंड लॉ है क्या, इसको फील करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे एक फोकस पे कौन है, सन, और यहां पे प्लेनेट इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब कह रहा है ये जो वेक्टर है या जो पोजीशन वेक्टर है, जो सन और प्लेनेट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सन और प्लेनेट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। मान लेते हैं प्लेनेट ऐसे घूम रहा था इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम करते हैं 2 सेकंड के लिए ये प्लेनेट चलता है तो यहां से यहां पहुंचता है। 2 सेकंड में ये यहां पहुंच जाता है प्लेनेट, यहां से यहां। तो ये क्या स्वीप करेगा, एरिया। क्या स्वीप करेगा, एरिया। ये वाला जो एरिया है ये कितने सेकंड में है, 2 सेकंड में। कितने सेकंड में है, 2 सेकंड में। तो अगर प्लेनेट यहां पे होता, क्या कहते हैं, यहां पे होता, इस जगह पे होता, इस जगह पे होता, और ऐसे घूम रहा है ना, इस जगह पे होता, तो इसका ये वाला जो है पोजीशन वेक्टर हो जाता, और 2 सेकंड में फिर यहां से ये चलता, और 2 सेकंड में चल करके यहां पे आता। कितने सेकंड में, 2 ही सेकंड में चल करके यहां पे आता। तो ये जो एरिया स्वीप करेगा, ये जो एरिया होगा रेड कलर वाला, ये दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही स्वीप करेगा। समझ आए। अच्छा, अगर ये 1 सेकंड में चला होता और ये कितने सेकंड में चला होता, 2 सेकंड में, तो ये वाला एरिया क्या होता, डबल होता। ये वाला एरिया क्या होता, डबल होता। समझ आ रही ना बात। तो कहने का सेंस ये है, केपलर सेकेंड लॉ है क्या, केपलर सेकेंड लॉ सिर्फ इतना सा है कि
ये जो पोजीशन वेक्टर है प्लेनेट और सन का जो बना रहा है वो इक्वल टाइम में स्वीप कितना करेगा, इक्वल एरिया, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया। समझ आ रही ना बात, इक्वल टाइम में कैसा स्वीप करेगा, इक्वल एरिया। तो एक चीज और डिफाइन कर सकते हो, एक डेफिनेशन और बोल सकते हो, एरिया पर यूनिट टाइम लगातार कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर टाइम 2 गुना होगा तो एरिया भी क्या होगा, 2 गुना। अगर टाइम 3 गुना होगा तो एरिया क्या होगा, 3 गुना। ये रेशियो जो है एरिया डिवाइड बाई टाइम लगातार क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कभी कभी इसको एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपको लिखा हुआ मिल जाए केपलर सेकेंड लॉ है क्या, अगर उसमें लिखा हुआ है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहे ना। और जो लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये क्या चीज है, एरिया डिवाइड बाई क्या है, टाइम, इसको बोला जाता है रेट। क्या बोला जाता है, रेट। तो ये एरिया का रेट है। कोई भी चीज अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम है तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट का रेट ना। तो कोई भी चीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा, एरिया का रेट। तो जो एरिया का रेट होता है स्वीप करने का वो लगातार क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ आ रही ना बात, एरिया का जो रेट या एरिया, एरियल वेलोसिटी, दोनों बात क्या है, एरियल वेलोसिटी को ही क्या बोलेंगे, एरियल रेट बोलेंगे। समझ आ, वो लगातार क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, केपलर्स सेकेंड लॉ। इन दोनों को लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। और मेरा यहां से हटने पे अभी ये क्या कहते हैं, ब्लर करेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा मूव करता रहूंगा ताकि ब्लर ना करे वीडियो में। इलेक्ट्रोस्टैट कल से शुरू करेंगे ना, आज अधूरा रह जाएगा तो उतना मजा नहीं आ पाएगी, ठीक। क्यों, क्या हुआ, मूड बना के आए थे क्या, हैं? किधर जाएं हम, इधर यहाँ पे कुछ बना देता हूं ताकि ये जो है हिले ना, ठीक है। और क्या बनाऊं, ये लिखिएगा नहीं, बस बना के छोड़ दे रहा हूं ताकि इसको पता चले मैं यहीं पे हूं ठीक है। ये रेड कलर वाला लिखना नहीं, बस ऐसे बना दिया ताकि ये ब्लर ना करे, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखते रहिए। इस वक्त बारिश का सीजन है ना, अगर पाइप से पानी कहीं गिर रहा होगा तो जाके देखिएगा, लगातार गिरने की वजह से कितना भी ज़मीन मजबूत होती है लेकिन वहाँ पे टूट जरूर जाता है। तो ऐसे ही कोई चीज़ कितनी भी टफ हो, अगर रेगुलर आप करते हो ना तो चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। समझ आ रही ना बात। लेकिन आपके साथ दिक्कत यही है रेगुलर वाली चलो यहां तक हो गया, ठीक। अगली बात देखिएगा, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है इसका। ये नीट का है, बताइएगा आंसर तो थोड़ा सा इसका पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है द फिगर शोज elliptical orbit, figure shows elliptical orbit of a planet of mass small m about the sun। एक प्लेनेट जो है स्मॉल m वो सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। डिसाइडेड एरिया ऑफ SCD,
एस सी डी, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, एस सी डी इज ट्वाइस शेडेड एरिया एस ए बी, ये वाला जो एरिया है इसका ये वाला एरिया क्या है, 2 गुना है। तो कह रहा है T1 इज द टाइम फॉर प्लेनेट टू मूव फ्रॉम सी टू डी। इसमें जो टाइम लगता है वो कौन सा टाइम लगता है, T1 लगता है, इसमें टाइम T1 लगता है, और इसमें टाइम जो लगता है वो कितना लगता है, T2 लगता है। तो कह रहा है टाइम T1 और T2 में रिलेशन कैसा होगा, ये वाला एरिया सी वाला, ये वाला एरिया 2 गुना है, तो टाइम इसका क्या होगा, ज्यादा ना। तो T1 जो होगा वो 2 गुना होगा किससे, इसके एरिया से। इसका एरिया कितना है, 2 गुना है, तो जिसका एरिया 2 गुना होगा उसका टाइम भी क्या होगा, क्योंकि एरिया वेलोसिटी लगातार क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी। ये देखिए नीट का है, कितना सिंपल सा पूछा था, ठीक है। हो गया ना। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, इसको इरेज करें, ठीक है, सेकेंड लॉ से ही रिलेटेड। देखिएगा एरिया डिवाइड बाय टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। एरिया डिवाइड बाय टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक मिनट, एलिप्स का जो एरिया होता है, एलिप्स का पूरा एरिया, अच्छा ये एरियल वेलोसिटी है ना, क्या है, एरियल वेलोसिटी। मान लेते हैं यहां फोकस पे कौन है, सन, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, प्लेनेट घूम रहा है ना। तो अब अगर ये पूरा एरिया स्वीप करता है, पूरा एरिया ना, तो पूरा एरिया कितना होगा। देखिए आपने पढ़ा है रिंग पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रिंग पढ़ा है, या क्या कहते हैं, चलिए रिंग मान लेते हैं, ये क्या है, रिंग है। अच्छा रिंग का एरिया कितना होता है, रिंग का एरिया, इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है, r है, तो रिंग का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। कितना होता है, पाई r स्क्वायर। और ये चीज क्या है, एलिप्स है। एलिप्स में मैंने आपको कल बताया था कि ये मान लेते हैं सेंटर है इसका, ये वाली जो होती है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं, अच्छा अगर इसको पूरा कर दें तो ये मेजर एक्सिस है। कौन सी है, मेजर एक्सिस। और ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, माइनर ना। तो ये मेजर और ये माइनर, तो इसका आधा जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेमी मेजर, और इसका आधा ये क्या कहलाएगा, सेमी माइनर। समझ आ रहा। अच्छा सर्किल में ए और बी क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन एलिप्स में ए और बी बराबर नहीं होता। तो एलिप्स के लिए जो एरिया का फार्मूला होता है, रिलेट करके बताइएगा, पाई। अच्छा इसकी जगह पे कितना होता है सर्किल में, आर और आर होता है, इसमें क्या है, ए और बी, तो कितना हो जाएगा, ए और बी। ये एरिया किसका हो गया, एलिप्स का। और आज मैं पढ़ा रहा हूं एरिया एलिप्स का, याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी थर्मोडायनामिक्स में एक क्वेश्चन करने में। तो एलिप्स का एरिया कितने के बराबर होता है, पाई ए बी। तो यहां पे एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए बी डिवाइड बाई टाइम। अच्छा जब कोई चीज एक चक्कर लगा ले, जब कोई चीज एक चक्कर लगा ले, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। अब इसके आगे एक क्या कहते हैं, एक चीज आप थोड़ा सा रटना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन बहुत टफ है, और टफ के साथ साथ टाइम टेकन भी है। टफ से कोई मतलब नहीं है, टफ नहीं कह सकते, समझा तो दूंगा ही मैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो ये जो एरिया डिवाइड बाई टाइम होता है ना, ये एक और फार्मूला होता है, और वो कितने के बराबर होता है, L डिवाइड बाई 2m। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और m क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ क्या है, प्लेनेट है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम यहां से निकालना हो, किसका, प्लेनेट का, किस एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा है, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आइए, पाई ए बी
इंटू 2m डिवाइड बाई टी, ये हो जाएगा फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का। समझ आ रहे ना? अच्छा एक बात बताओ, मास कैसा होता है? कांस्टेंट। और टाइम पीरियड भी कैसा होता है? कांस्टेंट। तो एल भी क्या होता है? कांस्टेंट। इसको लगातार मैंने पढ़ाया कि अगर एक प्लेनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करता है तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। समझ आ रही ना? बस इसको कर लीजिए। इसका डेरिवेशन टफ है, L डिवाइड बाई 2m, ये क्या है? एरिया डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, इस फार्मूले को एंगुलर मोमेंटम के याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और सुनिएगा, 1 मिनट। जैसे यहां पे सन है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? प्लेनेट। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला ये है, अगर यहां पे क्या होता? प्लेनेट और इसके चारों तरफ कौन घूमता? सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला यही होता। बस यहां पे जहां पे प्लेनेट घूम रहा है तो ये प्लेनेट का मास है ना, स्मॉल है। अगर यही चीज सैटेलाइट के लिए भी यूज कर सकते हो तो यहां पे मास ऑफ क्या हो जाएगा? सैटेलाइट हो जाएगा। बस इतना सा फर्क रहेगा, और टाइम पीरियड उसके लिए क्लियर रहेगा ना? नहीं समझ आ रहा है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में? प्लेनेट। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये है। तो ऐसे ही प्लेनेट के चारों तरफ कौन घूम सकता है? सैटेलाइट। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो इसी फार्मूले से जा सकते हो। बस यहाँ पे मास ऑफ प्लेनेट की जगह पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। केप्लर्स थर्ड लॉ, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, केप्लर्स थर्ड लॉ देखिएगा। केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट in its orbit is directly proportional to semi-major axis of the elliptical orbit around the sun। यहाँ पे डेफिनेशन गड़बड़ है थोड़ा सा लिखी हुई, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक फोकस पे कौन है? सन। और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? प्लेनेट घूम रहा है। कौन घूम रहा है? प्लेनेट घूम रहा है। तो इसके जो एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें दो एक्सिस होती है ना एलिप्स में, एक होती है कौन सी? ये वाली कौन सी होती है? सेमी मेजर एक्सिस। और ये वाली कौन सी होती है? सेमी माइनर एक्सिस। तो क्या कहता है कि अगर प्लेनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो एक चक्कर में जो लगाने में टाइम लगता है उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के। समझ आ रही ना बात? यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना सेमी मेजर एक्सिस, यहां पे क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के किसके? अच्छा, इसकी सेमी मेजर एक्सिस कितने के बराबर होती है? ए के बराबर ना, ए के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्लियर रहेगा ना? अभी रुक जाओ। अच्छा, ये जो ए होता है, ए कितने के बराबर होता है? कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये एलिप्स है और यहां पे ये फोकस है ना, ये फोकस है, जहां पे सन है, ये वाली दूरी क्या कहलाती है? ये वाली दूरी मैक्सिमम कहलाती है ना, मैक्सिमम दूरी आर मैक्स। और ये वाली दूरी क्या कहलाती है? ये वाली जो दूसरी वाली है ये कितना कहलाती है? आर मिनिमम ना। तो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम दोनों का सम
डिवाइड बाय, अच्छा ये पूरा कितने के बराबर है? 2a के बराबर है ना? कितने के बराबर है? 2a के बराबर। तो r मिनिमम प्लस r मैक्सिमम कितने के बराबर है? r मैक्सिमम कितने के बराबर है? 2a के बराबर। कितने के बराबर? 2a के। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r मैक्स प्लस r मिनिमम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आर मैक्स प्लस आर मिनिमम डिवाइड बाई क्या? 2 का होल स्क्वायर। यही होगा ना वो क्यूब। यहां तक क्लियर है ना? तो ये होता है केपलर्स थर्ड लॉ। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे नहीं पूछा जाता। किस पे पूछा जाता है? सर्कुलर ऑर्बिट पे। किस पे पूछा जाता है? तो सर्कुलर ऑर्बिट में ये ए और बी दोनों कैसे होंगे? इक्वल। दोनों कैसे होंगे? जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जनरली जो क्वेश्चन होता है वो किस पे होता है? सर्कुलर ऑर्बिट पे। किस पे होता है? सर्कुलर ऑर्बिट पे। इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हो। रेडियस कितनी है? समझ आ? जनरली क्वेश्चन किस पे होता है? किस में घूम रहा होता है? सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा होगा तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर क्यूब के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब के। और इसका पूरा फार्मूला मैं आपको बताऊं, यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? इक्वल आएगा। और यहां पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट। और यहां पे क्या हो जाएगा? आर क्यूब। कितने के बराबर हो जाएगा? आर क्यूब के। और इसको कांस्टेंट की जगह पे अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो कांस्टेंट की जगह पे जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी कैपिटल एम। और यहां पे कितना हो जाएगा? आर क्यूब। समझ आ रही ना बात? ये किसकी वैल्यू है? ये इतनी वैल्यू जो है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम, ये किसकी वैल्यू है? कांस्टेंट की वैल्यू। ये होता है ओरिजिनल फार्मूला। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, एक जगह और पढ़ा चुका हूं मैं। समझ आ रही ना बात? ज्यादातर क्वेश्चन इतने से ही सॉल्व हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ओरिजिनल फार्मूला जानना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है फार्मूला ही पूछ दे। समझ आ रही? अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो m है ये किसका मास है? जो सेंटर में होगा, जिसके चारों तरफ कोई चीज घूम रही होगी, जो सेंटर में होगा। जैसे मान लेते हैं केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो केपलर्स के लॉस किसके लिए? किसके लिए? सन कहां पे होगा? सेंटर में। और उसके चारों तरफ कौन घूमेगा? प्लेनेट। तो ये मास ऑफ क्या होगा? लेकिन अगर जनरली पूछा तो प्लेनेट के चारों तरफ कौन घूमता है? सैटेलाइट भी घूमती है। तो अगर प्लेनेट सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ सैटेलाइट घूमेगी तो ये मास ऑफ क्या होगा? प्लेनेट होगा। समझ आ रही ना बात? तो जो चीज बीच में होगा, जिसके चारों तरफ कोई चीज घूमेगी, ये उसका मास है। समझ आ रही? अगर सेंटर में सन है तो सेंटर का मास, अगर सेंटर में प्लेनेट है तो प्लेनेट का मास। ये होता है केपलर्स थर्ड लॉ। कर लीजिए इसको। आप लोग सेमी मेजर एक्सिस की जगह पे क्या लिखोगे? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर रहेगा ना? ये वाला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ 2 planets are from the sun. The distance of the 2 planets from the sun are 10 to the power 13 meter and 10 to the power 12 meter respectively. सन के चारों तरफ 2 प्लेनेट घूम रहे हैं। एक कौन है? कितनी दूरी पे है? 10 की पावर 13। और दूसरा कितनी दूरी पे है? 10 की पावर 12 मीटर की दूरी पे। तो आपसे कह रहा है
The ratio of time period of planets is, the ratio of time period of planets is, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर होता है किसके, के आर की पावर 3, यही होता है ना। तो सबसे पहले पहले वाले प्लेनेट के लिए लिखिए, कौन सा, बी ना, हाँ, सबसे पहले पहले प्लेनेट के लिए लिखिए, ये क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, और इसकी दूरी कितना है 10 की पावर 13, और इसकी पावर कितना 3। और दूसरा वाला प्लेनेट के लिए लिखिए, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T2 का स्क्वायर के और 10 की पावर कितना दिया हुआ 12, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3। रेशियो पूछा है, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, दोनों की पावर सेम है तो एक साथ लिखा जा सकता है अंदर ब्रैकेट के, 10 की पावर 13 डिवाइड बाई 10 की पावर कितना 12, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये कटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना है 3। अच्छा, ये क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे T1 बाई T2 होगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, और कितना हो जाएगा 1/2। स्क्वायर जब उधर जाता है रूट हो जाता है ना, रूट को ही क्या बोलते हैं 1/2। अच्छा, पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3/2 ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखना 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1/2। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, यही आएगा ना। अच्छा, ये कितना है 10 और ये कितना है √10, कौन सा सही होगा, समझ आ रही ना, कर लीजिए इसको। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ना। अब जियो स्टेशनरी अभी पढ़ाऊंगा मैं, इस क्वेश्चन को कराने के बाद इन क्वेश्चंस को इस टॉपिक से रिलेटेड, लास्ट टॉपिक वही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट किसके चारों तरफ घूमती है, प्लेनेट के, तो अर्थ के चारों तरफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रही है। तो जब भी आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल देता है ना, तो तुरंत समझ जाना कि कोई चीज है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, और उसका एक चक्कर लगाने का जो टाइम है वो 24 आवर होता है। कितना होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 24 आवर होता है। समझ आ रही ना बात। तो ये बेसिकली दे रखा है कि अर्थ के चारों तरफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रही है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 24 घंटे। कितना होगा 24 घंटे, 24 आवर। ऑर्बिटिंग is orbiting the earth at a height of 5 hour, at a height of 5 hour above the surface of earth। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से कहां पे घूम रही है, ये मान लेते हैं कौन हो गई अर्थ, ये अर्थ का क्या हो गया सेंटर। सरफेस से कितनी दूरी पे है, सरफेस से कितनी दूरी पे है बोलो 5 आवर, कितनी दूरी पे है, और सेंटर से कितने पे होगी 6 आवर। ठीक है, चलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गई। आर बीइंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन आर एट ए हाइट ऑफ 2 आवर फ्रॉम द सरफेस। कह रहा है 2 आवर दूरी पे, कितनी दूरी पे 2 आवर, ये वाली दूरी मान लेते हैं कितनी है 2 आवर। 2 आवर दूरी पे ये दूसरी सैटेलाइट घूम रही है, ये दूसरी सैटेलाइट घूम रही, तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, है सी, हाँ सही है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले
एक मिनट समझना, ये वाली जो सैटेलाइट घूम रही है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है केपलर्स वाले से? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स डिस्टेंस की पावर 3 ना। और ये जो डिस्टेंस होती है ये सेंटर से होती है, याद रखिएगा। कहां से होती है? सेंटर से। सेंटर से सैटेलाइट की दूरी। तो अगर इस रेड कलर वाली सैटेलाइट को देखोगे आप, तो रेड कलर वाली सैटेलाइट का टाइम पीरियड आपसे पूछा है, तो मान लेते हैं ये कितना है, टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के, और आर कितनी दूरी है बताइए? सेंटर से कितनी दूरी है? 3r। तो ये कितना हो जाएगा? 3r का क्यूब। यहां तक हो गया रेड कलर वाले के लिए। अब ग्रीन कलर वाली सैटेलाइट के लिए, ग्रीन कलर वाली सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है बताइए? ये जियो स्टेशनरी है ना, तो जियो स्टेशनरी है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के, और दूरी कितना है बताइए? 6r। सेंटर से ना कितना है? 6r का होल क्यूब। अच्छा, दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो डिवाइड करोगे क्या क्या कट जाएगा? के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल ना। अच्छा, यहां पे कितना बचेगा? टी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 24 का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? 3r डिवाइड बाई 6r। पावर सेम है ना, तो एक साथ लिख सकते हो 3r डिवाइड बाई 6r की पावर कितना? 3। ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। 1/2 की पावर कितना है? 3। तो कितना बचेगा? 1/8 ना। समझ आ रही ना बात? कितना बचेगा? 1/8। अच्छा, यहां पे टी डैश का स्क्वायर है। अच्छा, ये नीचे है ना 24 का स्क्वायर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। यहां डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई। अच्छा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट बना देगा। तो रूट कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। 24 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को क्या करता है? हटा देता है। तो कितना होगा? 24 डिवाइड बाई रूट 8 की वैल्यू कितना होती है? 2√2 ना। ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई √2। अब इसमें बचपने की चीजें है, इसको सॉल्व करना। इसको आप 6 इंटू 2 लिख सकते हो। डिवाइड बाई कितना होगा? √2। अच्छा, 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। नीचे क्या होगा? चल जा यार। √2 ना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? √2। √2 से √2 कैंसिल, कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर। अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है जिसका टाइम पीरियड कितना है? 5 आवर। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। पहले ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रही है? सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट घूम रही थी ऑर्बिट में, ठीक है। मान लेते हैं यहां से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। स्मॉल आर ऑर्बिट में घूम रही थी। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। फर्स्ट केस हो गया। अब इसके बाद कह रहा है आगे हम क्या? अच्छा, ये जो टाइम दिया हुआ है फर्स्ट केस में कितना दिया हुआ है? टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 5 घंटे। यहां पे कितना हो जाएगा? आर क्यूब ना। प्रोपोर्शनलिटी ना लगा करके सीधा इक्वल के फॉर्म में लिखिए के आर क्यूब। ये केपलर्स लॉ है, ठीक है। अब इसके बाद टाइम पीरियड कितना दिया है फर्स्ट केस में? 5। तो 5 का स्क्वायर के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर क्यूब। अब आगे कह रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस ना। अब देखिएगा सेकंड केस। सेकंड केस में कह रहा है कि ये जो दूरी है वो 4 गुना क्या करती है? आएगा हाँ, 4 गुना दूरी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो दूरी को 4 गुना बढ़ा देंगे, ये 4r हो जाएगा।
अब सेटेलाइट कितने पे घूम रही है? 4 आवर पे। कितने पे घूम रही है? 4 आवर पे। तो कह रहा है द न्यू टाइम पीरियड, तो यहां पे टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, यही जानना है, इज इक्वल टू के, और आर कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? 4r³ ना। समझ आ रही ना? ये हो गया सेकंड केस। तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए किससे? फर्स्ट वाले से। इससे डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 5² इज इक्वल टू के, और यहां पे कितना हो जाएगा? r³। डिवाइड करेंगे तो के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये 4r, ये कितना हो जाएगा? ये t², और ये कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा, इसको ओपन करोगे तो कितना होगा? 64 r³ डिवाइड बाई कितना? r³। ये कैंसिल हो जाएगा, तो t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर लेके चले आइए, 25 इंटू 64। अभी मल्टीप्लाई ना करिएगा, स्क्वायर को इधर लगा दो, रूट लग जाएगा ना। रूट 25 इंटू 64। 25 का रूट कितना होता है? 5, और 64 का रूट कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। इफ अर्थ बी वन हाफ, इफ अर्थ बी वन हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है, इफ द अर्थ बी वन हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हाउ मेनी डेज विल बी इन 1 ईयर। इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। ये सन है सेंटर में, सन के चारों तरफ कौन घूम रही है? अर्थ घूम रही है। कौन घूम रही है? अर्थ घूम रही है। ये अर्थ हो गया, और ये क्या है? सन। इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है ना। तो अर्थ एक चक्कर सन के कितने टाइम में लगा लेती है? कितने टाइम में? 1 साल में ना। कितने टाइम में? 1 साल मतलब 365 दिन। 365 दिन में अर्थ एक चक्कर लगा लेती है। किसका? सन का लगा लेती है। अब कह रहा अगर ये जो है, मतलब ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, अगर ये सन से, अभी मान लेते हैं दूरी इसकी कितनी है सेंटर से? कितनी दूरी है? r दूरी है। कितनी है? स्मॉल r। ये जो दूरी है ये घट करके कितना हो जाए? r/2 हो जाए। कितना हो जाए? r/2 हो जाए, आधी हो जाए। कितना हो जाए? तब दिन कितने का होगा? वो दिन नहीं, साल कितने दिनों का होगा, ये पूछ रहा है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये सन है, इसके चारों तरफ कौन घूम रही है? अर्थ घूम रही है ना। चारों तरफ इसके अर्थ घूम रही है। तो अर्थ जब घूम रही है तो कितने दिन में घूम लेती है एक चक्कर? 365 दिन में। तो कह रहा है कि जो सन और अर्थ के बीच की दूरी थी अभी r थी, और कितना दिन लगता है एक चक्कर लगाने में? 365। अगर ये दूरी को घटा करके आधी कर दें, दूरी को घटा करके क्या कर दें? आधी कर दें, तो आप ये बताइए एक साल में कितने दिन होंगे? समझ आ रही ना बात? तो इसको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या है? t² इज इक्वल टू के r⁻³ पहले केस के लिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट केस के लिए देखिए, फर्स्ट केस के लिए मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट केस में टाइम पीरियड, एक चक्कर कितना टाइम लगाता है सन के चारों तरफ घूमने में? अर्थ कितना दिन लगाता है? 365 दिन। कितना दिन लगाता है? 365 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, और यहां पे कितना? r³। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस देखिएगा। दूसरे केस में ये दूरी कितना कर दी जाती है? आधी। तो दूरी आधी करोगे तो यहां पे k लिखोगे, और कितना हो जाएगा r की जगह? r/2 का होल क्यूब ना। तो आपसे कह रहा है टाइम बताइए, टाइम पीरियड। अब एक चक्कर कितने दिन में लगेगा? अब एक चक्कर कितने दिन में लगेगा? इन दोनों को क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए?
डिवाइड, तो डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा ये क्या होगा, आर क्यूब, और ये कितना होगा आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। और ये जो 2 है नीचे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और नीचे कितना होगा 365 का स्क्वायर। इसको इधर लेके चले जाइए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 8, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 365 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 8। 365 स्क्वायर रूट को क्या करता है, हटा देता है। 365 डिवाइड बाई रूट 8 की वैल्यू कितना होती है 2√2। जब इसको सॉल्व करोगे लगभग 129 दिन आएगा, लगभग कितना आएगा 129 दिन आएगा। ठीक है, कर लीजिए। अर्थ कितने दिन में एक चक्कर लगाने लगेगी सन का, 129 दिन में। अगर डिस्टेंस कितना हो जाए, सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी हो जाए, आधी हो जाए। हो गया, एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, ठीक है। और केप्लर्स थर्ड लॉ पे ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कोशिश करिए ये आंसर आपसे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 4 तो मैंने करा दिए ना, कम से कम 5वां तो आप करिए। द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज 5 टाइम्स। The distance of a planet from the sun is 5 times the distance between the earth and sun। देखिए ये जो है हमारे पास, ये क्या है, सन है, सेंटर में कौन है, सन है। इसके चारों तरफ एक प्लेनेट घूम रहा है। कौन घूम रहा है, एक प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है। और सन के चारों, ये जो घूम रहा है ये कौन है, एक प्लेनेट, दूसरा कोई प्लेनेट है। और इसी के सन के चारों तरफ यहां पे कौन घूम रही है, अर्थ घूम रही है। कौन घूम रही है, ये रेड कलर वाले ऑर्बिट में कौन घूम रही है, अर्थ घूम रही है। अब कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो जो सन और अर्थ के बीच की दूरी है ये कितनी है, आर है। तो सन और अर्थ के बीच की दूरी जो, वो सन और प्लेनेट के बीच की दूरी जो है, ये इस आर का कितना है, 5 गुना है। सन से जो अर्थ घूम रही है वो कितनी दूरी पे घूम रही है, मान लेते हैं आर पे, तो इससे 5 गुना डिस्टेंस पे ये प्लेनेट घूम रहा है। समझ आ रही ना बात। तो 5 गुना डिस्टेंस पे अगर ये प्लेनेट घूम रहा है, तो आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए इस प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना होगा। कौन सा, ए ना, हाँ सही है। अब तो मेरे ख्याल से कर ले जाना चाहिए। आ जाएगा आंसर। देखो टाइम पीरियड अर्थ का कितना लोगे, ईयर में पूछा है ना, पिछला वाला क्वेश्चन डेज पे था, इस बार किस में है, तो आप कितना लोगे, 1 साल ना। टाइम पीरियड की जगह पे जहां 365 लिए हो ना, वहां पे कितना होगा 1 ईयर। बस सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के आर क्यू ना। तो फर्स्ट केस में, सन और अर्थ वाले केस में टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। 1 ईयर इज इक्वल टू के, और यहां पे कितना हो जाएगा आर क्यू ना। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरे केस में टाइम पीरियड कितना ले लो, टी स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है 5 गुना ना। कितना है, 5 गुना है डिस्टेंस, ठीक।
यहाँ पे डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद k से k कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 की पावर 3, और यहाँ पे कितना होगा टी स्क्वायर, कितना होगा टी स्क्वायर, ये 1 है, 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/2, तो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। हो गया ये। अगली चीज देखिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज और आखिरी टॉपिक, ठीक है, सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट दो तरह की जनरली हमें पढ़नी है। ठीक है, एक होती है जियो स्टेशनरी। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन अभी बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सैटेलाइट दो तरह की होती है। सैटेलाइट एक होती है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, और दूसरी होती है पोलर। क्या होती है पोलर। ये नाम से पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं हमारे पास ये अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है सैटेलाइट। कौन घूमता है सैटेलाइट। मैंने आपको बताया था ये वाली जो चीज होती है, ये वाली चीज अर्थ को ऐसे बीचों बीच से काट दो, ठीक है, तो ये वाली चीज क्या कहलाती है इक्वेटर। क्या कहलाती है इक्वेटर। और यहां पे अर्थ के क्या होता है पोल। जब कोई सैटेलाइट किसमें घूमे इक्वेटर वाले प्लेन में घूमे, किसमें घूमे इक्वेटर वाले प्लेन में घूमे, तो उसे क्या बोलते हैं जियो स्टेशनरी। नहीं बोल, मतलब ये जियो स्टेशनरी जो घूमता है वो किसमें घूमता है, किसमें घूमता है इक्वेटर वाले प्लेन में। किसमें घूमता है जियो स्टेशनरी इक्वेटर, इक्वेटर प्लेन में घूमता है। किसमें घूमता है इक्वेटर प्लेन में। और ये वाला कौन सा है पोल, तो पोल वाले प्लेन में जो घूमता है उसे क्या बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। उसे क्या बोलते हैं पोलर से। इसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बस एप्लीकेशन याद रखिएगा, अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा। इक्वेटर प्लेन में इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसका जो टाइम पीरियड होता है, क्या चीज होता है टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे होता है। कितना होता है 24 आवर, अभी पढ़ा है। ठीक है, और अर्थ की सरफेस से, ये जो अर्थ का ये सेंटर है, अर्थ की सरफेस से ये जो दूरी होती है, यहां पे मान लेते हैं सैटेलाइट है, यहां पे जो अर्थ की सरफेस से दूरी होती है इस सैटेलाइट की जियो स्टेशनरी, वो लगभग जो दूरी होती है कहां से है सरफेस से। सरफेस से ये जो दूरी होती है वो 36,000 किलोमीटर के बराबर होती है। कितने के बराबर 36,000 किलोमीटर दूरी होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। कहां से अर्थ की सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी इतना हो, ये लगभग जो है अर्थ की रेडियस का कितना है 6 गुना। अर्थ की रेडियस का कितना गुना है, और ये जानते हैं कहां से है सरफेस से। कहां से है सरफेस से। ये दूरी कितना है 6 गुना, और सेंटर से अगर निकालोगे तो कितना होगी लगभग 7 गुना। आर और ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगी सेंटर से अप्रॉक्स कितना 7। ये दूरी कहां से है फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। और ये दूरी कहां से है फ्रॉम सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज,
ये चीज आप निकाल सकते हो। ऑर्बिटल स्पीड जो होता है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला याद है, अंडर रूट जी एम बाई आर, स्मॉल आर होता है। और स्मॉल आर को आप क्या लिख सकते हो, जी एम बाई कैपिटल आर प्लस एच। एच आपको पता है कितना है सरफेस से, इसको एच लिख लो अगर कंफ्यूज करे। सरफेस से कितना होता है 36,000, और अर्थ की रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर। जी की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू रखो, जो आंसर आएगा वो लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटे। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। कितने में घूमती है, 24 घंटे में। तो जितना अर्थ घूमेगी उतना सैटेलाइट घूमेगी। तो सैटेलाइट लगातार कहां पे होगी, अर्थ के सामने होगी। तो अर्थ पे खड़ा हुआ कोई आदमी अगर सैटेलाइट को देखे तो उसे कैसा नजर आएगा, स्टेशनरी। इसलिए इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, आपने देखा होगा ये जनरली होता क्या है, ये किस लिए यूज होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जो टीवी उवी सिग्नल्स होते हैं, टीवी सिग्नल, ठीक है। अब पता चला अर्थ ऐसे घूमी, समझ आ रही ना बात। तो आपकी सैटेलाइट भी ऐसे सामने है, तो सिग्नल लगातार क्या रहता है, पकड़ता रहता है। समझ आ रही ना। नहीं तो पहले क्या होता था, चढ़ के एंटीना हिलाते थे, आया कि नहीं आया पूछते रहते थे, है कि नहीं। क्लियर रहेगा ना। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो समझ आ गया क्या होता है। और इसके ये डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, लास्ट में जाते वक्त। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं दोनों का। एग्जाम में लास्ट टाइम पे जब आप जाइएगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर एप्लीकेशन पूछता है तो फिर टिक कर लीजिएगा, है कि नहीं। ये रटने वाली चीज है। इसका एप्लीकेशन देखिए, पोलर सेटेलाइट इन चीज़ों में यूज़ होती है, और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इन चीज़ों में यूज़ होती है। और एक चीज़ और छोटी सी मैं बता दूं, नाम से मत कंफ्यूज होइएगा। इसको जियो स्टेशनरी को एक नाम और दिया जाता है, जियो जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, और इसको सन सिंक्रोनस बोलते हैं, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो हो सकता है नाम से आपको दिक्कत हो जाए, तो इसको जियो स्टेशनरी को जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं, और पोलर को सन सिंक्रोनस भी बोलते हैं। और इसका एप्लीकेशन पोलर का है, और ये एप्लीकेशन किसका है, जियो स्टेशनरी का। इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा, आपको तो दोनों तरफ से दिक्कत। लिख चुके कि नहीं, ठीक। अब दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप करिएगा घर पे ट्राई। एक क्वेश्चन ये लिखिए, अभी जो पढ़ाया उसी के ऊपर है। द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, its angular speed on its own axis is omega, and the acceleration due to gravity at the earth's surface is small g. What will be the radius of the orbit of a geostationary satellite? ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पूछा है, ये कहने के लिए जियो स्टेशनरी लिखा हुआ है, ठीक है।
लेकिन है ये क्वेश्चन जानते हैं किसका? ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला जहां से पढ़ाया है, जहां से आया था, उस चीज को अगर आपके जहन में है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स दो तरह का होता है, दो तरह से बताया ना। एक क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। तो आपको इस वाले को यूज करना पड़ेगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। समझ आ रही ना बात? इसको आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इतनी बात जहन में रखिएगा, आ जाएगा आंसर। ट्राई करिएगा इसको, है? हाँ सही है, फर्स्ट सही है, आंसर भी आपको मिल गया, ए वाला सही होगा। बाकी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ए सेटेलाइट एज शोन इन फिगर। तो ये मान लेते हैं सेटेलाइट है, ठीक है, और इस सेटेलाइट के अंदर इस तरह से दो चार्ज रखे हुए हैं, कैपिटल क्यू, और ये जो लेंथ है वो कितने के बराबर है? आर और आर के बराबर, ठीक है। ये जो लेंथ है वो कितने के बराबर है? आर और आर के बराबर है, ठीक। ये सेटेलाइट के अंदर है, ठीक। अब कह रहा है इस धागे के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, टेंशन की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक चीज मैंने आपको, अगर आपको याद हो, अगर नियर द अर्थ सरफेस सेटेलाइट घूम रही है तो उसका टाइम पीरियड अगर सेटेलाइट का कितना है, 84 मिनट है, कितना है, 84 मिनट है, तो सेटेलाइट के अंदर जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ये वही सेटेलाइट है जिसके अंदर ये दोनों पेंडुलम लटक रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर, अब देखो जी की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो अब एक चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इसको ग्रेविटी खींचेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर जी की वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगा? एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। ये वाला चार्ज ऐसा हो जाएगा, और ये दूरी कितनी है? आर, और ये वाला चार्ज ऐसा हो जाएगा, और ये वाली दूरी कितनी है? आर ना। अब आपसे क्या पूछा है? स्ट्रिंग के अंदर क्या पूछा है? टेंशन की वैल्यू। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है। किधर होता है टेंशन? किसी बॉडी, ये बॉडी है ना, और ये स्ट्रिंग है, बॉडी से किधर जाता हुआ? दूर जाता हुआ टेंशन लगता है। अच्छा, इधर की तरफ बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है? कूलाम फोर्स। तो देखिए कूलाम फोर्स आ गया, थोड़ा थोड़ा मौसम दिख रहा है, कल से इलेक्ट्रोस्टैट शुरू हो रहा है, ठीक है। हालांकि इतना तो आप जानते होंगे कि अगर दो चार्ज किसी डिस्टेंस r पे रखे हो, ठीक है, तो आप फोर्स का फार्मूला आप जानते हो, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक चीज आप बताइएगा, खैर यहां पर इस मास पे अंदर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन, और बाहर की तरफ क्या लग रहा है? कूलाम फोर्स। ये इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, तो जितना अंदर फोर्स होगा उतना बाहर फोर्स होगा। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कूलाम फोर्स। और कूलाम फोर्स का फार्मूला क्या होगा? k q1 q2 दोनों सेम है, तो q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यही होता है ना कूलाम फोर्स का फार्मूला, ठीक। तो टेंशन की वैल्यू पूछा था, देखिए टेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और एक चीज कहीं कॉपी में साइड में लिख लीजिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? इसको कॉपी कर लीजिए, और जो लोग यहाँ से देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। चलिए एक आखिरी बात थोड़ी सी, ठीक। अगर कोई प्लेनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है,
किसके अबाउट? सन के अबाउट। किसके अबाउट? सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछता है, क्या पूछता है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ कौन सी? ये सेमी मेजर एक्सिस। 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस। तो ये कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी। अगर प्लेनेट किसके चारों तरफ घूम रहा है? सन के चारों तरफ। यही फार्मूला टोटल एनर्जी का यूज कर सकते हो अगर सैटेलाइट किसके चारों तरफ घूम रही है? प्लेनेट के चारों तरफ। सैटेलाइट किसके चारों तरफ घूम रही? प्लेनेट के चारों तरफ घूम रही। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला यही होगा। क्लियर रहेगा ना? ठीक। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए यहां पे ए जो है वो कौन सी एक्सिस है? सेमी मेजर एक्सिस। ठीक। तो ये फार्मूला लिख लीजिएगा और यहीं पे आपका ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू सो मच।